सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवाद कौमुद्याः 38तमां कक्षां पठिष्यामः। अपि च नवमस्य अभ्यासस्य द्वितीयं खण्डं पठिष्यामः। समीचीनम्। आज हम रचनानुवाद कौमुदी के 9वें अभ्यास के द्वितीय खंड को पढ़ेंगे। गत पाठ में मैंने आपको शब्दकोश दिया था और गुरु शब्द के रूप स्मरण करने के लिए दिए थे। आपने अवश्य कर ही लिए होंगे और गुरु के सदृश अन्य शब्दों के भी आपने लिख करके अभ्यास किया होगा, मुझे विश्वास है। इसके अतिरिक्त आपको भू धातु के विधिलिंग लकार के रूप भी बताए थे और उसी के सदृश जितनी भी अभी धातुएं आई हैं सबके विधिलिंग में रूप स्मरण करने के लिए और लिखने के लिए मैंने कहा था, वह भी आपने कर लिया होगा। आइएगा अब हम आगे पढ़ते हैं। कारक, तृतीया, अनुस्वार, संधि, ये है मुख्य रूप से। एक तो कारक चल रहा है, ये कर्ण कारक, और कर्ण कारक में होती है तृतीया विभक्ति, इसलिए तृतीया लिखा। और इसमें एक संधि नियम आएगा, अर्थात अनुस्वार संधि, उसको पढ़ेंगे। तो आइएगा नियम 28। सभी नियम स्टार के हैं, इसलिए थोड़ा सा संभल करके पढ़ना। किम, कार्यम, अर्थः और प्रयोजनम चारों प्रयोजन अर्थ में हो तो के साथ तृतीया होती है। ये कोष्ठक में है, अलग है। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि ये 4 शब्द दिए हैं, किम, कार्यम और अर्थः और प्रयोजनम, ये 4 शब्द हैं। जब इनका अर्थ प्रयोजन हो, क्या हो, प्रयोजन हो, अर्थात इनके अन्य अर्थ भी हैं, परंतु जब इनका अर्थ प्रयोजन होता है तब इनका जिनके साथ में योग होता है, संबंध होता है, तो उन शब्दों में क्या हो जाती है, तृतीया विभक्ति। अभी देखिएगा उदाहरण में, जैसे मूर्खेण पुत्रेण किम, ठीक है, मूर्खेण पुत्रेण किम, तो यहाँ इस वाक्य का अर्थ है मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन। तो किम का अर्थ है यहाँ पर क्या प्रयोजन, तो प्रयोजन के अर्थ में यहाँ प्रयोग हो रहा है, इसलिए मूर्खेण तृतीय विभक्ति आ गई। ठीक है, समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया आपको, कोई परेशानी नहीं है। और देखिएगा आगे, किम, इसी प्रकार से अब आगे माने मूर्खेण पुत्रेण किम कार्यम, तो मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन, तो कार्यम का अर्थ है क्या प्रयोजन। और मूर्खेण पुत्रेण को अर्थः, इसका भी वही अर्थ है, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं है। मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजनम, इसका तो साक्षात है ही अर्थ कि मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन। तो सबका अर्थ प्रयोजन प्रयोजन आ रहा है, इसलिए इन शब्दों के साथ में जिसका संबंध है उनमें तृतीया हो गई। मूर्खेण पुत्रेण, मूर्खेण पुत्रेण, मूर्खेण पुत्रेण, मूर्खेण पुत्रेण, चारों वाक्यों में तृतीया हमने कर दी।
ये नियम समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से आपको आगे वाक्य दिए जाएंगे, तब आपका अभ्यास हो जाएगा। आइएगा नियम 29 स्टार। अलम, इसका अर्थ है बस अथवा मत, के साथ तृतीया होती है। जब अलम शब्द ये बस अथवा मत मन बहुत है इस अर्थ में प्रयोग होगा, तब भी इनके साथ अर्थात इनके साथ में जिसका योग हो, इसके साथ में जिसका योग होगा उसमें क्या होगी, तृतीया विभक्ति। तो देखिएगा, जैसे अलम हसितेना, मत हसो, मत अर्थ आ गया, तो हसितेना तृतीया हो गई। अलम विवादेना, विवाद मत करो, तो यहाँ पर भी क्या हुई, विवादेन में तृतीया हो गई। ठीक है। और अलम का बस, बस भाई बस विवाद मत करो, यही अर्थ है दोनों का। आइएगा अब नियम 30। एनांग विकारः, यह अष्टाध्यायी का सूत्र है। आइएगा इसका हिंदी अर्थ देखिएगा, हिंदी अर्थ से सरलता होगी। शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई पड़े उसमें तृतीया होती है। शरीर का कोई भी अंग है, उसमें कोई विकृति, कोई न्यूनता हमें दिखाई दे रही है, तो उस अंग को कहने वाला जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। जैसे उदाहरण में समझ में आएगा, जैसे नेत्रेण काणः, भाई ये व्यक्ति काणा है। काणे का अर्थ क्या होता है, इसका अंग एक कमजोर है। कौन सा अंग कमजोर है, आँख, आँख दिखता नहीं है या कुछ है, तो किससे कमजोर है वो, नेत्र से। नेत्र उसका विकल है, विकृत है, इसलिए तदवाची शब्द में क्या हुई, नेत्रेण काणः। काणा व्यक्ति है, कैसे, किससे है, नेत्र से। और आगे कहते हैं एक आंख से काणा है, ये इसकी हिंदी लिखी है। और आगे कहते हैं कर्णेन बधिरः, ये बहरा है, अर्थात इसका कान विकृत है, विकृति है, ठीक से सुनाई नहीं पड़ता इसको, इसलिए कर्ण शब्द में तृतीया हुई, तो कर्णेन बधिरः। सरल है, कोई भी कठिन नहीं है। स्टार लगा दिया है परंतु कठिन नहीं है, कभी कभी डरा देते हैं। नियम 31। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, ये वार्तिक है। अब वार्तिक क्या है, इसको छोड़िएगा आप, ये सूत्र है। ठीक है। तो ये कहते हैं प्रकृति अर्थात स्वभाव आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है। ये प्रकृति आदि जो प्रकृति का स्वभाववाची जो शब्द हैं, जो और क्रिया विशेषण शब्द हैं, ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो ये क्रिया विशेषण जो शब्द हैं इनमें तृतीया होती है। एक ये समूह है कुछ शब्दों का, तो उसमें वहाँ पढ़े हुए हैं, तो उन शब्दों में तृतीया हो जाती है। इनमें स्वयं में हो जाती है, दूसरे में नहीं होती, इनमें स्वयं में ही होती है। जैसे प्रकृत्या साधु, तृतीया हो गई जी, क्या होगी, तृतीया। तब स्वभाव से सरल है। सुखेन जीवती, माने सुखपूर्वक जीवन जीने की क्रिया करता है, अर्थात जीता है, तो ये क्रिया विशेषण है। तो सुख में तृतीया हो गई, सुखेन। दुखेन जीवती, अर्थात दुखपूर्वक जीता है, तो दुख में तृतीया हो गई। सरलतया लिखती, माने आराम से लिख देता है, कोई परेशानी नहीं होती उसको। तो सरलता ये शब्द है, तो ये स्वभाव है, माने सरलता से। तो ये क्रिया की विशेषता को बतला रहा है। क्रिया कैसे हो जाती है, सरलता से लिखना क्रिया हो जाती है। तो इसमें भी तृतीया कर दी, सरलतया, रामया की तरह सरलतया। ठीक है, सरल है। अब आइएगा नियम 32 संधि। संधि है, सूत्र है मौनुस्वारः।
ये सूत्र है। इसका अर्थ है मकार को अनुस्वार हो जाता है, परंतु किस प्रकार के मकार को आगे देखिएगा। पदांत मीन्स शब्द या धातु के अंतिम, माने धातु पद है कोई, गच्छेयम आदि ये शब्द हैं, ये तिगंत। तो धातु रूप जो है उनके अंत में यदि माँ आ जाए, अथवा कोई शब्द है उसके अंत में माँ आ जाए, उसी को कहा पदांत। ये पद होते हैं सभी व्याकरण में। तो कहते हैं पदांत म के बाद कोई हल, हल माने व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स हो तो म को अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, माने आगे यदि कोई व्यंजन आ रहा है तो इस म को क्या कर देते हैं, अनुस्वार कर देते हैं। और बाद में हो तो नहीं, यदि कोई वोवेल आ रहा है तो नहीं होगा जी, व्यंजन होने पर ही होगा। जैसे रामम पश्यति, रामम पश्यति। ठीक है, अब देखिए लिख करके मैं बतलाता हूं आपको। अब देखिएगा ये शब्द है, ये पद है, इसके अंत में ये माँ है, आपको दिख रहा है माँ है, और आगे ये व्यंजन आ गया प। क्या आ गया? प। तो ये प आ गया, इसलिए इस माँ को अब क्या होगा, जब हम वाक्य लिखेंगे सही वाक्य क्या होगा, रामम पश्यति। राइट। इसी प्रकार से आगे देखिएगा, एक दूसरा दिखाते हैं कि जहां नहीं होता स्वर है, तो रामम अपश्यत। तो अब क्या है, ऐसे ये लिखा है इन्होंने रामम अपश्यत, ये लंग लकार का रूप है, आप जानते हैं। तो ये म है, परंतु आगे व्यंजन नहीं है, स्वर है, इसलिए ये म नीचे ही रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा। यही मौनस्वारः संधि है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कहीं म दिखता है, रामम, हरिम आदि, गुरुम आदि, और आगे कोई व्यंजन आ रहा है वाक्य में, तो आपको उसको म नहीं लिखना जी। क्या लिखना है बोलो? अनुस्वार। हमेशा इसका ध्यान रखना है। थोड़ा ध्यान रखेंगे फिर ये माइंड में सेट हो जाएगा, फिर अपने आप अनुस्वार ही लगने लगेगा, फिर ये नीचे नहीं जाएगा। और यदि आगे स्वर आ रहा है कोई, तो फिर आपको ऊपर अनुस्वार नहीं लगाना, म ही रखना है। ठीक है, और फिर इसको मिला करके भी लिख सकते हैं, म में आ मिला सकते हैं, और अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया है। तो ये आज का अभ्यास, ये आज का अभ्यास पूर्ण हुआ। ये जो अभ्यास, पढ़ने का अभ्यास, अब आगामी कक्षा में हम आगे का इसी का भाग पढ़ेंगे। उदाहरण वाक्य आदि नियमों को वहाँ घटा करके देखेंगे और होमवर्क दिया जाएगा। अस्तु, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सरल